मैम घर पे नहीं हूँ, बाहर आया हूँ। भाई अच्छा काम है भाई। चलो, दिस इज प्रूफ। जो आपके क्वेश्चन थे, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। सीकेंट थीटा -1 अपॉन सीकेंट थीटा +1। बाकी बच्चे कहाँ हैं? और शिंजन? ठीक है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन रहता था, ये करवाऊंगी, प्लस एरियाज के एक दो क्वेश्चन और थे जो करवाऊंगी। एंड आज या कल में सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा। मेरा मेन टारगेट अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगी आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम के। क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में आए हैं ना, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं करवाने, और थोड़े टेढ़े हैं। वो टेढ़े इन द सेंस आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। और उसमें वही एक कॉन्सेप्ट मैंने जैसे आपको रेवोल्यूशन में एक लाइन सिखाई थी ना बार बार, रेवोल्यूशन ऑफ अ व्हील में कौन सी लाइन सिखाई थी? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू circumference of the circle, है ना? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन, एनी व्हील, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। बस वैसे ही उन क्वेश्चंस में हमें एक चीज याद रखनी होती है एवरी टाइम, राइट? एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो कुछ हम चेंजेस करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में, चलो उसमें हम आएंगे तो मैं आपको करवाऊंगी, बिकॉज वो सैंपल पेपर में आया लास्ट टाइम ना। क्या हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर तो मैंने सारे प्रैक्टिस करवाए थे वो क्वेश्चन। लास्ट ईयर स्कूल्स ने कहा था ये नहीं आएगा, ठीक है? तो लास्ट ईयर हमने सारे स्किप किए थे कि नहीं करने हैं, बट दिस ईयर इट हैज कम इन द सैंपल पेपर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आओ। बाकी साथी कहाँ है तुम्हारे? पानी पी रहे हैं। सीकेंट थीटा -1 सीकेंट थीटा +1 का अंडर रूट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, प्लीज इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं करना है। आई होप किसी ने भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं किया होगा इसमें। है कोई मान व्यक्ति जिसने किया हो? ध्यान नहीं आया? और कबीर? नहीं पता। ध्यान कबीर? ये हो गया था प्रूफ सबसे? किससे नहीं हुआ था? हाँ, ठीक है। तो आज मैं ये 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। कल ये 3 क्वेश्चन कम से कम 5 बार तो करके आने हैं आपने, ठीक है? नहीं करके आओगे तो यहाँ बैठकर 10 टाइम्स करवाऊंगी। तो ईच क्वेश्चन 5 टाइम्स प्रूफ का ये करके आना है। 3 क्वेश्चन करवा रही हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी करके आओ, ठीक है? नहीं, रैशनलाइज हाँ करना है, पर इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं करना। हाँ, एलसीएम भी ले सकते हो, पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं करना, ठीक है? एलसीएम करो या रैशनलाइज। अगर एलसीएम समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको इंडिविजुअल टर्म्स को रैशनलाइज करना है। कायशा किया था ये? थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या होता है? सीकेंट थीटा -1 लिखो इसको हम, सीकेंट थीटा -1। ऐसे ही द नेक्स्ट ब्रैकेट, इसको भी रैशनलाइज करना है। नेक्स्ट ब्रैकेट को सीकेंट थीटा +1 इंटू सीकेंट थीटा -1। पेपर चेक नहीं हुए हैं, पर आपको कल मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। कल हो जाएंगे पेपर चेक, कल तक, ठीक है? तो उसके बाद कल ही पेपर्स मिलकर बाकी जो टेस्ट है डिस्कस हो जाएगा। आज ये 3 क्वेश्चंस करवाने के बाद एरियाज के 2-3 क्वेश्चंस और थे जो मुझे करवाने हैं एरियाज ऑफ सर्कल के, वो करवा के हो सकता है आज वरना कल सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ कोर्स विल बी अ हॉलीडे, 4th को मैं आपकी क्लास लूंगी संडे को, ठीक है? संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी आप लोग। काम कर, काम कर बच्चे, काम कर। नहीं पता ना तो अच्छी बात है, ध्यान नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसी बातें नहीं पता ना तो बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट एंड आई रियली सैल्यूट यू। पर इस बात पर ना फिर ध्यान देना भी नहीं चाहिए, छुट्टी से मतलब रखो फिर। सीकेंट थीटा -1 का होल स्क्वायर, और नीचे हम क्या लिखेंगे? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा +1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर हो गया दोनों साइड में? देन फॉर द, यहां तक सबने लिख लिया? नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है, क्या करना चाहिए इसको? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या लिखेंगे इसको? tan स्क्वायर थीटा। इसको याद करने का मैंने आपको रूल बताया था ना, हाउ टू रिमेम्बर। तो सबसे इजी वे जो मुझे लगा था, जो बहुत इजीली याद होगा, आपको एबीसीडी आता है ना सबको? अल्फाबेट लिस्ट आती है ना हमें, एबीसीडी।
और अगर मुझे अल्फाबेटिकली पुट करना है एस और टी में पहले कौन आता है? एस टी होता है ना, पहले ऐसा आता है। तो ऐसे ही दैट्स व्हाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। पहले ऐसा आएगा और फिर टी आएगा। समझ में आ गया? तो ये आइडेंटिटी अगर हम याद कर सकते हैं, राइट, अल्फाबेटिकली इसको याद कर लो। पहले ऐसा आता है फिर टी, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, एंड कोसीकेंट बिल्कुल कॉपी करता है क्योंकि वो को है ना, बहुत कॉपरेशन से रहता है। सो इट सेज जैसे सीकेंट ने लिखा है वैसे ही हम रहेंगे। तो इट्स tan कोसीकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात ये? तो हम ये चीज याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट्स tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर ये लिखा हो tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा? -1। समझ में आ गई बात? ये लिखो इस चीज को, राइट इट एज, चीज को हमने अल्फाबेटिकली याद करना है। क्विक रिस्पॉन्स मुझे देना होगा कि सीकेंट पहले आएगा या tan आएगा। टाइम नहीं लगाना है, इमीडिएट 1 सेकेंड आंसर देना है। इज इट सीकेंट स्क्वायर माइनस tan और इट्स tan स्क्वायर माइनस सीकेंट। समझ में आ गया? याद करने का वे याद रहेगा ना ये? ठीक है, अल्फाबेटिकली प्लेस्ड है, पहले सीकेंट एस फिर tan t, राइट। अब यहाँ से सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स tan स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और ऐसे ही आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। दिस वाज वेरी इजी। ये देखने में मुश्किल लगता था, लेकिन अगर रैशनलाइज करना आता है ना तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नीचे एलसीएम लोगे, tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 सीकेंट थीटा बाय tan थीटा। इसको जब सॉल्व करोगे सीकेंट क्या होता है? 1 बाय कॉस, और tan जो है ऊपर जाके कॉट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर समझ में ऐसे इजीली 1 स्टेप करना है, वरना इसको यहाँ पे साइन बाय कॉस लिखोगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा दोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे। समझ में आ गया? तो 1 by tan is tan, because tan is in the denominator, so I've taken it up and said that it will be cot theta in the numerator, और cot theta होता है cos by sin, इसीलिए विजुलाइज करना आसान हो गया, और ये बन जाएगा 2 cosecant theta is equal to right hand side। इतना क्लियर हो गया? ये 3 क्वेश्चंस तो मैं करवा रही हूँ, इनको 5 टाइम्स कल करके लाना है हर एक क्वेश्चन को। प्रूफ के क्वेश्चन है, आइडेंटिटी पेपर चेक नहीं हुआ है, काम निकालो फटाफट से करना शुरू करो। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 करवाया अभी बस। क्लियर हो गया? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 किया है हमने। सीकेंट थीटा -1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस 1 का स्क्वायर रूट हो गया था ये सॉल्व। अगर तुमसे हुआ था ये सॉल्व सीकेंट थीटा -1 स्क्वायर रूट वाला, प्रूफ का आइडेंटिटी, टाइम नहीं था कि आता ही नहीं था? अच्छा नहीं क्या था तो करना घर जाकर, और फिर भी नहीं हुआ तो समझ कर जाओ या किसी फ्रेंड से समझ लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखने में लंबा लगता है, पर अगर इसको एक ऑर्डर से करते हो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। दिस इज, और ये शायद सैंपल पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं हमने सोचना कि सैंपल पेपर से थोड़ा सा इजी होता है आपका एक्चुअल पेपर, थोड़ा चांस ही लेना है, ठीक है। और ये जो चीज है ना, ये ऐसी नहीं है, हम नहीं ले सकते। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये तो मैंने क्वेश्चन आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है, आप हमेशा उसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लिखोगे। सो इट इज नॉट सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टुगेदर। मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन नहीं है, ये प्रूव है। प्रूव द आइडेंटिटी, प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं। समझ में आ गया? मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, वो मेज से क्वेश्चन होता है ना कि यहाँ पे एक बैठा हुआ है, उसको फूड तक पहुंचाना है, तो आप उसको रास्ता देते हो, तो वो आपने रास्ता बनाना है और आपने साइन स्क्वायर तक पहुंचना है, दैट इज द राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात ये? तो इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से लिखोगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है अलग से, डायरेक्टली सॉल्व मत करना, ठीक है। और जब मैंने कहा था कुछ समझ नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए? चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, क्योंकि कॉस स्क्वायर का हद से हद, या साइन सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है, सीकेंट क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, है ना।
अगर हैवी है secant क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब. तो I can see sin a minus cos a. तो मैं सभी क्वेश्चंस को या सभी अपनी टर्म्स को आई चेंज टू साइन एंड कॉस. कॉट क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय, लिख लो राघव तुम, साइन ए बाय कॉस ए. ऐसे ही साइन ए माइनस कॉस ए अलग से रहेगा. इसका एक और ट्रिक बनाती हूँ, अगर बाय चांस लगता है कि बहुत सारी टर्म्स है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो हर एक टर्म को ना अलग से लिख लो. जैसे आई विल टेक 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए, मैंने इसको अलग से लिख लिया. ठीक है, एक साइड बनाकर इसको अब सॉल्व कर लो. क्या करोगे इसको, इससे क्या होगा ना, बार बार डबल स्टेप्स नहीं लिखने होंगे. कॉट क्या हो जाता है, कॉस ए बाय साइन. अकेला इस पे कॉन्सेंट्रेट करके इसको सॉल्व कर लो. वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. सबसे इजी वाला वे मैं करवाती हूँ, जो सिंप्लीफाइड वे होता है, जो सबको समझ में आएगा. ठीक है, मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के 10 वे होते हैं. एक होता है 2 स्टेप वाला, एक होता है लंबा 10 पेजेस वाला भी. ठीक है, बस आपका सॉल्व होना चाहिए और आपका टेस्ट पूरा होना चाहिए. समझ में आ गई बात है, तो ये आ गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक द एलसीएम. मैंने एक अकेली ही वाली टर्म ली है, इसको अलग से लिख दिया, इसको अलग से सॉल्व कर दी. ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. अब ये एलसीएम लेना किसी को नहीं समझ में आया तो वो बताओ. इतना एलसीएम लेना सबको समझ में आ गया, कायशा, ईश्वी, समझ में आ गया ना. दिस इज 1/1. एलसीएम हुआ साइन ए कॉस ए. 1 में दोनों टर्म्स आ गई. कॉस में साइन नहीं था तो कॉस स्क्वायर ए, साइन में कॉस नहीं था इन द इन द डिनोमिनेटर, साइन नहीं था तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए. ठीक है, आपने इस टर्म को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया. साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब नीचे वाली टर्म आ जाओ. ये मैंने सिंप्लीफाई कर ली. नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई विल डू इज, जो सीकेंट है ना, ये वाला सीकेंट क्यूब ए माइनस कोसीकेंट क्यूब ए, इसको भी मैं एलसीएम में ले लेती हूँ. इसको मैंने ले लिया 1 बाय सीकेंट क्या होगा, 1/1 एवरीवन. सीकेंट क्या हो जाएगा, 1 कॉस क्यूब ए, और कोसीकेंट क्या हो जाएगा, 1 साइन क्यूब. ये आ गया. ठीक है, अब मैं इस चीज को ना अलग से कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बार बार इन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना कि साइन ए कॉस ए को मैं बार बार लिखती रहूँ. तो मैंने ये फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया. अब ये सेकंड स्टेप है जब मैं सीकेंट और कोसीकेंट वाले को सॉल्व करूंगी. तो मैंने इसे लिखा 1 साइन क्यूब ए. ये तब करना है जब आपको सारा सॉल्व करना नहीं आता. अच्छा, मैंने ये जैसे चेंज किया, इसमें फर्क पड़ेगा? यस, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है. सो इफ आई राइट साइन पहले, चाहे वो गलती से लिखा है, मेरा पूरा क्वेश्चन चेंज रहेगा. तो इट विल बी 1 बाय कॉस क्यूब ए माइनस 1 बाय साइन क्यूब ए. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेना है ना. एलसीएम क्या आएगा, कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए, और यहाँ पर क्या आ गया ऊपर, साइन क्यूब ए माइनस कॉस. अब इसके बाद मैंने ये सिंप्लीफाई किया एक, तो एक मुझे ये समझ में आया. अब इन दोनों को उठाकर अपने क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे. दिस इज व्हेन यू कैन नॉट हैंडल टू मेनी टर्म्स. कंफ्यूजन होती है कि ऊपर सॉल्व किया, नीचे एलसीएम अलग लिया, तो हर एक टर्म को अलग अलग सॉल्व कर लो. पेपर में साइड मार्जिन बनाकर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नीटली सॉल्व करके फिर उसे क्वेश्चन में ले आओ. समझ में आ गया, पता भी लग जाएगा चीटिंग नहीं की है. तो मैंने इसकी जगह क्या लिखना है, देखो मैं लिखूंगी साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस. ये पूरा सॉल्व कर लिया, और यहाँ आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, राइट. और इसके नीचे टर्म क्या आएगी, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, और फिर आ गया साइन क्यूब ए कॉस. क्लियर हो गया. अब क्या करना चाहिए, ये हमारी टर्म पूरी सॉल्व करने के बाद आ गई. अब मैंने इस फ्रैक्शन को, ये है एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर.
तो इनको ना हद से जो मतलब जहां जाना चाहिए उसको पहुंचा देते हैं। तो मैं एक स्टेप ना अपना इजीली बनाकर और लिख लूंगी, साइन ए कॉस ए, न्यूमरेटर ऑफ द न्यूमरेटर विल स्टे एज इट इज। जो न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन एज इट इज रहती है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या कर लेते हो, रेसिप्रोकल। समझ में आ गई? ये स्टेप्स मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्योंकि अपने आप से जब करना है ना तब समझ नहीं आएगा कि किसको कैसे करते हैं। तो हमेशा एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया करो, सो दैट लीस्ट कंफ्यूजन आपके दिमाग में आए कि कैंसिल कैसे करना है, अच्छा ये ऐसे कैंसिल होगा, ये इसके साथ ना कैंसिल हो, कुछ ऐसे कैंसिल कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर किया करो, ये भी न्यूमरेटर में है। ठीक है, जिससे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। बात समझ में आ गई? किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया, ये साइन ए माइनस कॉस ए इज इन द न्यूमरेटर ऑफ द न्यूमरेटर। समझ में आई? ये कैंसिल होगा पक्का, है ना? गलती नहीं करनी है अब ये। तो ये साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। अब सबसे इजी क्या लगता है अभी कैंसिल करना? बताओ ईश्वी, बताओ सबसे इजी तुम्हें क्या लग रहा है कैंसिल करना? साइन ए कॉस ए किससे कैंसिल होगा? साइन क्यूब और कॉस क्यूब से होगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर। अच्छा, मैंने कॉस स्क्वायर यहाँ पहले लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये क्या थे, मल्टीप्लाई में। अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में होंगे तो बिल्कुल फर्क पड़ता है ना। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कर दिया अब इसको। अब और क्या चाहिए, मतलब अब राइट हैंड साइड को देखो। क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में क्या था, साइन स्क्वायर, मतलब सिर्फ ये टर्म चाहिए, ये बाकी टर्म हमें क्या चाहिए, नहीं, राइट। अब व्हाई शुड दिस बी 1 और क्यों इसे कैंसिल करना चाहिए? तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब थोड़े से फॉर्मूलाज ना, जब क्यूब की टर्म आती है दो टर्म्स, तो हमें फॉर्मूलाज याद करने हैं, नहीं है तो इन्हें याद करो। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोला है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। समझ में आ गया? तो आप देख, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। तो हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब है कॉस क्यूब, और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है, बिकॉज दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ओनली। आप इस फॉर्मूला को लिखोगे अपने फैक्टराइजेशन में, यहाँ पर लिखोगे कि आई एम यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देयरफॉर दीस टू कैंसिल आउट। समझ में आ गया? या इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है, फिर कैंसिल कर दो, तो आपके पास डायरेक्टली आ गया राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। बात समझ में आ गई सबको? क्योंकि आपको सिर्फ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए, ये दोनों टर्म्स सेम है, आपको आपके प्रूफ में ये टर्म्स नहीं चाहिए। तो क्या करोगे इनको, एक आपके पास पड़ा है 4 into 3 और नीचे लिखा हुआ है 3 into 5, क्या करना चाहिए इसमें, मल्टीप्लाई 12/15। और मैं अगर कह रही हूँ एक्सप्रेस करना है लोएस्ट टर्म में, तो क्या करोगे फिर, इसको कैंसिल करोगे ना 3। जब आपको आपको कहा है कि प्रूव करो वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की इक्वल है, आपको नहीं मैं तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करके कहूंगी। आई राइट 3/4 एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन में आई राइट 12/16। आप सोचते हो, मैं कहती हूँ ये इक्वल है, अब 2 सेकंड लगाते हो सोचने में कि हाँ ये इक्वल है या नहीं है। बात समझ में आई? तो उसने अगर आपको कहा है कि इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की इक्वल करो, दिस इज चेकिंग योर जजमेंट एंड योर अंडरस्टैंडिंग, दैट यू अंडरस्टैंड योर फॉर्मूलाज वेल, कि ये चीज कैंसिल हो सकती है। बात समझ में आ गई? वो 12/16 भी है, 3/4 भी है, लेकिन आपने उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3/4 लिखना है। अगर उसने मांगा होता कि ये लिखो साइन क्यूब कॉस क्यूब, तो आप उस फॉर्मेट में लिखते। बात समझ में आ गई इतनी हमें, राइट? वो पूछ रहा है आपकी लॉजिकल थिंकिंग की, सोच पा रहे हो, फॉर्मूला समझ पा रहे हो, वो उस एबिलिटी को जज कर रहा है बस। आपके जो एक क्वेश्चन है, कौन जज कर रहा है दिस क्वेश्चन, द वन हु इज गिवन दिस क्वेश्चन इन द पेपर, द टीचर हु इज गिवन दिस क्वेश्चन इन द पेपर वांट्स यू टू असेस ऑन सो मेनी लेवल्स। पहले तो आपको अपनी आइडेंटिटीज आती हैं, फिर नाइन्थ के फॉर्मूलाज आते हैं, फिर न्यूमरेटर सॉल्व करने आते हैं फ्रैक्शंस के, एलसीएम प्रॉपर्ली लेना आता है कि नहीं आता। बात समझ में आ गई है? चलो, मतलब पूरी जिंदगी की मैथ्स ना जो अब तक पढ़ी है आपने, वो सारी इस एक क्वेश्चन में जज हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, tan स्क्वायर थीटा। आई थॉट दिस क्वेश्चन, जब मैंने लिखा था ना टेस्ट पेपर में, तो आई थॉट ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मुझे लगा था ये क्वेश्चन ना बड़ा मुश्किल सा है, ये वाला तो और भी इजी लगा। फिर जब वंस यू सॉल्व इट,
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इसे प्रूव करना है 1/1 minus 2 cos square theta. This is the right hand side. The first thing that we'll do here, change everything to sin and cos. तो मैंने क्या किया, tan को क्या लिखा, sin, tan square है तो क्या लिखा, sin square theta by cos square theta. This is the numerator. नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन sin square theta by cos square theta minus 1 plus cos square theta अपॉन sin square theta minus cos square theta. ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें, ये फ्रैक्शन तो सॉर्टेड है, इस वाले को क्या करोगे, सॉल्व करेंगे ना, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो मैंने न्यूमरेटर को लिखा sin square theta by cos square theta एंड इन द डिनोमिनेटर क्या बन जाएगी टर्म, हाँ जी बोलो बाकी सब, sin square theta minus cos square theta upon cos square theta. So it will be sin square theta minus cos square theta upon cos square theta. और ये देखो ये एज इट इज हमें लिखनी पड़ रही है, ठीक है। ये स्टेप तक सब पहुंच गए। अब द फर्स्ट फ्रैक्शन, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, sin square theta upon cos square theta into cos square theta upon sin square theta minus cos square theta plus cos square theta sin square theta minus cos square theta. ये कैंसिल हो गया, समझ में आया स्टेप, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन है, तो जो हमारा ये वाली फ्रैक्शन है इन द डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिया जाएगा। समझ में आ गई बात, ये फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शन ओनली, और उसी को ध्यान दो कि पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सामने लिखा हुआ है ना, इसको सिंपल करके एक फ्रैक्शन बनाना है। तो जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन क्या होती है, 2/3/4/4, 4/5, ऐसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखी हो तो आप कहोगे क्या लिखा है मैम, इसको ठीक से लिखो पहले, तो ठीक करके हम कैसे लिखेंगे, 2/3 और इस 4/5 को क्या लिखोगे, ये नंबर्स है तो समझना आसान है, your tan theta cos theta are another form of numbers, they are also ratios, they are also numbers, just that इनके numbers की वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या है। tan 45 क्या होता है, tan 45 is, जहां tan 45 देखोगे 1 यूज कर लोगे, पर ऐसे tan 50 नंबर तो है पर क्या मुझे नहीं पता, समझ में आ गया, I don't have an easy number, I don't have a value which I recall for that particular ratio. समझ में आ गया इतना, tan थीटा मतलब एक नंबर है जो कि थीटा पर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ये मेरे पास बन जाता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करना चाहिए इसमें, एलसीएम, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, सेम है ना, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर, इट बिकम्स 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, लेकिन हमें चाहिए क्या, इन द राइट हैंड साइड आई नीड 1 minus 2 cos स्क्वायर थीटा, ये कैसे आएगा, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, मतलब साइन नहीं चाहिए, व्हाट आई नीड इज cos, तो sin शुड कन्वर्ट टू cos, साइन नहीं चाहिए हमें प्रूफ में, तो मुझे साइन को चेंज करना है cos को नहीं, तो इट विल बी 1 minus cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखो, सबको समझ में आ रहा है ना, आपको लिखना है इज इक्वल टू 1 minus 2 cos स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। और यहाँ पर अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो एक सिंसियर सजेशन है, आप जो आइडेंटिटीज यूज करते हो उन्हें लिखा करो, चाहे वो फॉर्मूलाज है, चाहे वो ये वाली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज किया जैसे पिछले वाले में a क्यूब माइनस b क्यूब यूज किया था, तो उसको लिख दो, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, राइट। these 3 questions done, ये कल करवाऊंगी सारा, बीच में मुझे पहले एरियाज खत्म करवाने दो, ठीक है, ताकि कल मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से स्टार्ट कर दूं पेपर आपका। 2-3 क्वेश्चन थे विच आई वांटेड करवा दूं तो अच्छा रहेगा। हाँ रख दिया मैंने बुक्स।
अच्छा, ये ना 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन आपको। मैंने आपको ये वाला तो करवाया था ना, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, आपको मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, इफ आई रिमेम्बर। यस, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, एक तो मैंने कहा था दोबारा से करके आना। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर is 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एक आप मुझे बताओगे, आपकी संडे को क्लासेस अगर होती है तो कब कब होती है? कोई एक्स्ट्रा क्लास जो भी है, साइंस की, इंग्लिश की, एसएससी की, कुछ भी जो है क्लास, वो कब होगी? 1 o'clock से पहले आप आ सकते हो, उसके बाद 1 o'clock से पहले का टाइम। ये वाला क्वेश्चन हो गया तो सबका करवाया था क्लास में, सॉल्व किया था, ऐसा होमवर्क दिया था इसको मैंने। इसको अगर लंबे वे से करना है, ये 5 मार्क्स में अगर आया है तो। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर पोर्शन होता है ये पूरा, जिसमें ये लेंथ है। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस 2r, दिस इज पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 16.4 सेंटीमीटर। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस है 5.2। तुम लिखते क्यों नहीं हो? शायद तुमने किया ही हुआ है, तो क्या होगा? अच्छा, पर पहले समझ रहे हो, उसके बाद लिखते नहीं हो, बस समझ रहे हो, या फिर कहा करो कि मैम रुको मैंने लिखना है अभी। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 6 सेंटीमीटर। दिस इज व्हेन आई डोंट नो द फॉर्मूला, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, कैसे हम लेंथ से एरिया निकालते हैं सेक्टर का। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r थीटा बाय 360। इसको आप लिखोगे 6 के इक्वल, क्योंकि दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब इसमें ना पाई की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी अगर आप पुट करते हो तो यू विल डू 2 into 22/7, रेडियस को आप लिख दोगे 5.2 और फिर थीटा निकालने की कोशिश करोगे। ऐसे क्वेश्चंस में ना, जहां पर आपको लेंथ ऑफ आर्क दी हो और एरिया निकालना है, डायरेक्टली थीटा ना भी निकले, फ्रैक्शंस में निकाल लो। बात समझ में आई? हद से ज्यादा से जो 0.2 कैंसिल होते हैं या जो ऐसे नंबर्स कैंसिल होते हैं वो कर दो। आपको थीटा एक एग्जैक्ट 0 डिग्री 5 डिग्री ऐसे नहीं निकालना है, 105 आए 98 आए ऐसा नहीं हो सकता। तो आप थीटा को ना एज अ फ्रैक्शन लिख लो। जैसे इस केस में मैं थीटा को लिखूंगी 6 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5.2। आई विल नॉट इवन ट्राई टू कैंसिल आउट। हद से ज्यादा 2 और 3 अगर करने का बहुत मन कर रहा है तो कर लो। बात समझ में आ गई? योर थीटा विल नॉट बी अ कंप्लीट नंबर। ये क्वेश्चन बना ही कॉम्पिटिशन के लिए होता है कि आपने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया, आंसर निकाला विद इन 30 सेकेंड। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए नहीं बना हुआ, ये क्वेश्चन एज अ फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं बना हुआ, क्योंकि थीटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन होता है। ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन होता है कि डायरेक्टली आपने लेंथ इंटू रेडियस बाय 2 किया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। समझ में आ गया? ये 5 मार्क्स में आया हुआ है आपके सेक्रेड हार्ट स्कूल में। सेक्रेड हार्ट में लास्ट ईयर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप 2 स्टेप्स में वो नहीं करके आओगे, वो वैसे क्रॉस कर देंगे। समझ में आ गया? स्टेप्स चाहिए होते हैं ना। हाँ, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई को एज इट इज हमने फिर से वही 22/7, क्योंकि आदत होती है पुट करने की। सो आई टेक 22/7, रेडियस 5.2 इंटू 5.2, और ये 360 तो नीचे है, और जो थीटा की जगह ये पूरा 360 लिखा हुआ था ना, इंटू 7, और ये 2 इंटू 22 इंटू 5.2, इसको सारा लिख दो। समझ में आ गया? ये थीटा की जगह सारी ये वैल्यू लिख दोगे। ये तब है जब हमें फॉर्मूला नहीं याद, कुछ भी नहीं याद आ रहा। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट लाइक दिस। तो ये 5.2 इंटू 6/2 ये बन जाएगा। आंसर आ जाएगा 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा डेरिवेशन होती है, पहली बात तो ना हर किसी को फॉर्मूला नहीं आता। जैसे तुम्हारी कैलकुलेशन गलत होती है, सबकी नहीं होती है ना। तो हर एक बच्चे की ना अपनी अपनी एबिलिटी होती है।
वो क्या है कि हमें कुछ को फॉर्मूला याद रहता है, किसी को नहीं रहता, राइट। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ, जो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो बैठा एग्जाम में कोई प्रॉम्प्टिंग पीछे से करने नहीं आएगा, ये ऐसे कर लो, या दिमाग नहीं चलाएगा कि नहीं इसको ऐसे निकाल सकते। तो उस केस में घबराना नहीं होता। थीटा को फ्रैक्शन रखो, थीटा को घबरा कर नहीं लेना, क्योंकि थीटा आगे यूज होना है, उसकी आंसर नहीं निकालने बैठे हो। आपको थीटा निकालने को नहीं कहा है, उसने कहा है मुझे तो एरिया निकाल के दिखाओ, तो इसको तुम आगे यूज करने वाले हो, तो इससे घबराओ नहीं, पहली बात। और ये किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है मैंने करवा दिया, हो सकता है आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही कुछ और आ जाए, तो वहां पर जहां पर आपकी सब कैलकुलेशन होती है ना कि आगे यूज करने वाले हो, उसको मत, उसके पीछे मत पड़ जाया करो कि उसकी फ्रैक्शन को मत पॉइंट्स में निकाल दे बस उसको, तो वो 0.43 है या 0.47 है, मैं निकाल के रख बैठी हूँ उसको, फिर आगे यूज करूँ, तो वो मत क्या करो, उसे फ्रैक्शन में रखो, उस पर कम टाइम स्पेंड करके आगे आंसर में टाइम स्पेंड करो, जो आपका मेन आंसर होना चाहिए। बात समझ में आई है? अब लिखो नेक्स्ट, इफ दिस वन इज डन। कोई मुझे नोटबुक देगा, तो इसमें मैंने क्लास करवाया क्या था, एक क्वेश्चन और था जिसमें मैंने कहा था कि हो सकता है ये आपको पेरीमीटर दिया हो। हाँ याद आ गया, क्वेश्चन था जिसमें मैंने इसी बुक का था जिसमें लेंथ ऑफ आर्क दी थी और उससे एरिया निकालना था, है ना, जैसा ही था, फाइंड द रेडियस निकालना था, है ना, लेंथ ऑफ आर्क दिया था और हाँ ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब। दिस वन इज लाइक वेरी, ये 1 मार्क में आता है या एमसीक्यू में आ जाएगा। आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें ओ इज द सेंटर, ठीक है, ओ सेंटर है, ये एक्स दिया हुआ है, राइट, दिस इज पी, ये ए और ये बी, ऐसा दिया हुआ है। उसने कहा है एरिया ऑफ सेक्टर और मेंशन किया हुआ है ओ ए पी बी। समझ में आ गया? तो कौन सा सेक्टर है, माइनर या मेजर? माइनर। समटाइम्स ये यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्यू और कहते हैं ओ ए क्यू बी, तो उसमें सेंटर एंगल कौन सा हो जाएगा? 360 माइनस एक्स, माइनस थीटा या माइनस एक्स जो दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो डायग्राम दिया हुआ है, या तो डायग्राम भी नहीं दिया जाता। फाइंड द सेंट्रल एंगल थीटा। if area of sector sector of a circle is 5/18 times the area of circle, find the value of theta, find the central angle made by the sector। area of sector का फॉर्मूला क्या होता है? ये पूरी इक्वेशन है हमारे पास, तो क्या लिखोगे आप? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। 5/18 ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ इन मैथमेटिकल लैंग्वेजेस मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप पता क्या करते हैं, आप आर की वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, रेडियस पूछा ही नहीं है, थीटा विल बी इक्वल टू 100। ये सच में 1 मार्क क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है ये। ठीक हो गया? आप ना टीचर्स ने आपको ये करवा दिया क्लास में तब तक, कॉमन क्वेश्चन करवाए हैं कि सर्कल के बीच में सर्कल माइनस करना, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, कुछ नहीं करवाया हुआ? करवाया क्लास में? मुझे दिखाना कौन से वाले क्वेश्चन करवाए। मैं ऐसे टाइम नहीं लगाना चाहती, करवा तो मैं दूंगी, पर आई वांट कि कुछ और करवाऊं जो जरूरी लगे। ये लिखो ओ ए बी सी, करवाया ये? पूछ कर आना मैम, ये चैप्टर डिलीटेड है क्योंकि जब टुगेदर में दिया हुआ है, उसने बुक को रिवाइज करके ना नई बुक में ये सब डिलीट कर दिया। अब ये दिल्ली दिल्ली बेस्ड भी होती है, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली पेपर अलग आता है। तो मैं क्वेश्चन क्या लिख लूं, रुको। ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, तो करवा दूंगी, बट आगे मतलब कोई जेन्युइन सा बच्चा स्कूल में पूछ कर आना मैम से कि मैम ये आएंगे, इन पे टाइम वेस्ट करें, टाइम लगाएं या ना लगाएं, ऐसे वाले क्वेश्चन मैं आपको ना पिक्चर क्लिक करके, अब मैं पुरानी बुक है किसी के पास, वहां से ना 8 पॉइंट जो कटी हुई एक्सरसाइज उसमें से पूछना मैम, इसमें से कुछ भी आ सकता है या इस पर बेस्ड आएगा? करवा रहे हैं? सारे करवा रहे हैं कि कुछ कुछ करवा रहे हैं?
हाँ, ये तो मैंने करवाया क्लास में, क्योंकि ये आपका हॉट वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम है, वैसा तो हो ही जाएगा। एक होता है कि आपको ये ट्रायंगल दे दिया और मैंने ऐसे मार्क करके कहा नाउ फाइंड दिस एरिया, ये होता है जो आपके डिलीट हुए हैं। ठीक है, सो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन दीज क्वेश्चन। इसका पेन गिरा भाई, मेरा गिरा इसमें। समझ में आ गया? चलो, OABC is a rhombus whose three vertices ABC lie on a circle with center O. If radius of the circle is 10 centimeter, find the area of rhombus. सबसे पहला काम इसमें हमें क्या करना चाहिए? ड्रॉ द फिगर। हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में ना, जब वहां पर ऐसा हो, ज्योमेट्री का काम ही होता है पहले फिगर उसे विजुलाइज करो। ठीक है, तो एक सेंटर बनाया O, और यहाँ से ABC, ऑल द थ्री वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। तो कुछ इस तरह से करके आपने रोम्बस बना लिया। अच्छा, रोम्बस की फिर प्रॉपर्टीज याद करेंगे। रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, इसको ऑल साइड्स इक्वल को फिगर में कैसे शो करोगे? ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, ऑल साइड्स इक्वल। अगर मुझे किसी चीज को इक्वल करना है, फिगर में शो करना है साइड्स को, आई टेक ऑल साइड्स इक्वल। अच्छा, सर्कल की रेडियस भी दी हुई है ये, तो इसको क्या लिखोगे? OA 10 और OB OC ऑल्सो 10। दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10। अब ये तो हमें पता लग गया कि साइड ऑफ रोम्बस इज 10। नाउ आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। इसका एरिया निकालने के लिए या तो हम डायगोनल्स निकालने बैठो और सब वो करो, डायगोनल्स इतनी इजीली आप निकाल नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि एक तो चाहिए होता है डायगोनल। और क्या कर सकते हैं हम? ज्वाइन। इफ आई ज्वाइन ओबी, ओबी को ज्वाइन करके क्या नोटिस करोगे? दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज 10। सो व्हाट अबाउट ट्रायंगल OAB? क्या बन गया ये? So this rhombus is a combination of two equilateral triangles. एक ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है जो ऐसा इक्विलेटरल हो, क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। और कितने ट्रायंगल्स है अपने पास? 2। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया सबको? तो आंसर विल बी 50। यस, हाँ, 50√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को ना प्रॉपरली लिखा कर, अभी तो दिमाग में सब जाएगा, बाद में जब 10 दिन बाद इस क्वेश्चन को पूछूंगी तो याद नहीं रहता। लिख लिया करो, प्रैक्टिस करना शुरू कर मैथ्स को, वहां ओरल मैथ्स नहीं पूछने वाला कोई कुछ। वहां पर एक भी गलती होती है स्टेप में, पूरा आंसर, वो आंसर आगे तक चेक नहीं करेंगे, इन बिटवीन भी गलती है तो वो गलती मानेंगे और ये सोच लेंगे कि आपने कहीं ना कहीं चीटिंग की होगी। समझ में आ गई बात ये? राइट? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट लिखो। ये वाला नहीं करो। अच्छा, ऐसा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपके ना उसमें था, ये आपके थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अ सर्कल इज गिवन और इस तरह से ना पोर्शन ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, दिस एंगल इज मेंशन्ड एज 80 डिग्री, दिस इज मेंशन्ड एज 40 डिग्री, एंड दिस इज मेंशन्ड एज 60 डिग्री। और बस कहा हुआ है इस एरिया को शेड किया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। रेडियस इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हाँ जी।
करेंगे, इसमें हमें 3 एंगल दिए हुए हैं 80, 40, 60। अब ऐसे वाला क्या है, दिस इज नाउ शेडेड पोर्शन आल्सो, और ये एरिया ऑफ सेक्टर के बेसिस पर है। तो समटाइम्स दे आस्क यू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पता क्या होता है, क्लास में हम करवाते हैं एरिया ऑफ शेडेड, और बुक पेपर में आता है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम मतलब सबसे इजी बात क्या है, 60, 80 और 40 इन तीनों को ऐड किया तो क्या बनता है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, दोनों सेम हो जाएगा। अगर मैंने एंगल्स में डिफरेंस कर दिया तो शेडेड अनशेडेड डिफरेंट हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला क्या यूज किया सबने, पाई आर स्क्वायर थीटा, तो थीटा तीनों ऐड कर दिए बाय 360। फाइनली यही फॉर्मूला बनकर आया। अंडरस्टूड एवरीवन, है ना। अब क्वेश्चन इसमें और क्या आ सकता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आल्सो कम, अ क्वेश्चन लाइक दिस हैज कम इन योर सैंपल पेपर। लास्ट ईयर तक वो डिलीटेड मानते थे, बुक में लिखा हुआ था। अब क्या हो रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, केस स्टडी में ऐसा आ सकता है कि दिस इज द बोर्ड गिवन टू यू एंड डाइस आर थ्रोन और डार्ट्स आर थ्रोन ऑन दिस बोर्ड, find the probability of the dart landing on the shaded portion. Probability that the dart lands on the strikes on the shaded portion. तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। बात समझ में आया? ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में मैं करवाऊंगी, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डार्ट, डार्ट समझते हैं ना सब, राइट, हिटिंग द शेडेड पोर्शन। और क्या करते हैं, इसको एबीसी मार्क कर देते हैं। पोर्शन ए, डार्ट लैंड पोर्शन ए, या पोर्शन ए पर जिस सेक्टर ए पे जाने के 40 मार्क्स हैं, यहाँ पर 60 पे स्ट्राइक करने के 30 मार्क्स हैं, और 40 पे स्ट्राइक करने के मान लो 100 मार्क्स हैं। बात समझ में आ गया? तो हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, तो हम कौन से सेक्टर पे जाएंगे, विल स्कोर एट दिस। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द जो भी एक प्लेयर है स्कोर्स मैक्सिमम, तो वो कहां पर जाएगा, 40 पे थ्रो करेगा। तो आपने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह लिखोगे 40 बाय 360 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गया इतना? दिस क्वेश्चन डन हो जाएगा ये। नेक्स्ट लिखो, if the circumference of a circle is numerically equal to 3 times the area of circle, numerically equal to 3 times area of circle, then find the radius of the circle. Find the radius of, तो प्रॉपरली स्टेप करके मुझे लिख कर दिखाओ। मैंने कहा था ना कॉम्पिटिशन में जाएगा, जब 11th 12th में कॉम्पिटिशन करेगा तब ये आंसर देना। मुझे अभी स्टेप्स लिख के दिखाओ, मार्क्स को 10th में चाहिए, 10th में चाहिए, सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3 टाइम्स, तो इनटू 3 हो जाएगा। पाई कैंसिल किया, आर भी कैंसिल कर दिया, जो शो करते हैं आर कैंसिल किया। ठीक है। circumference is numerically equal to 3 times the area. ठीक है। circumference is numerically equal to, numerically मतलब नंबर में, तो circumference is numerically equal to 3 times the area of the circle. समझ में आ गया? ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन होगा तो रेडियस भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, वैसे करते नहीं है, वी टेक इट एज अ फ्रैक्शन और फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा 2 इज इक्वल टू 3r, या रेडियस क्या आ गई 2/3 यूनिट्स या सेंटीमीटर, व्हाटएवर। यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि हमें और कुछ नहीं दिया। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है हमें? एवरीवन डन? नेक्स्ट लिखो, a circular wire
of radius 42 centimeter is cut and bent into a, मैंने आपको स्क्वायर करवाया था पिछले क्वेश्चन पे, करवाया था ना कि एक सर्कल को हमने तोड़ दिया, उसके उसी सर्कल वायर से हमने स्क्वायर बनाया. अब यहाँ पर है is bent into a rectangle. So it could be a triangle as well. ट्रायंगल वाला भी करवा दिया था ना क्लास में. और कौन सा ट्रायंगल बना था? इक्विलेटरल. ठीक है. is bent into a in the form of a rectangle whose sides are in ratio 6:5. Find the sides of rectangle. जब एक वायर को एक फॉर्म से छोड़कर दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहता है? सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर, समझ में आता है ना? तो हमारा सबसे पहला स्टार्ट इस क्वेश्चन में क्या होगा? क्या होगी पहली लाइन जो लिखोगे? सर्कमफ्रेंस. जो हमारा मेन हमारे दिमाग में काम करना है, क्या होगा वो फॉर्मूला? सर्कमफ्रेंस ऑफ द, बोलो सब क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर किसका? ऑफ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दोगे. 2 पाई r इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 60 और 72 63. क्लियर हो गया? तो जस्ट 2 and 2 कैंसिल्स आउट. पाई की जगह यूज 22/7 क्योंकि 42 दिया हुआ रेडियस है ना. और कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता तो हमें कहा जाता है एक्सप्लिसिटली दैट यूज पाई एज 22/7 अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ. अब साइज तो मुझे नहीं पता लेंथ और ब्रेथ, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ साइज. क्या है साइज? 6x एंड 5x. समझ में आ गया इतना? ईश्वी और कायशा समझ में आ गया बात ये? तो हमारा यहाँ से दिस कैंसल्स आउट. So this will be 22 into 6 is equal to 11x. x की वैल्यू क्या आ गई? 12. तो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर. अच्छा ये ना एक क्वेश्चन आया हुआ है. इफ यू नो दैट वर्ड, अगर उसका मतलब पता है ना तो एक क्वेश्चन है. द पेरीमीटर, ये आई थिंक लास्ट ईयर बोर्ड में भी था शायद, या किसी पेपर में पक्का था. पेरीमीटर ऑफ अ प्रोटेक्टर is 66 centimeter. Find the radius. So the whole thing depended on this word and its meaning. तो सबको पता है इसका मतलब क्या है? क्या होती है? 121 सेंटीमीटर. डी होता है ना हमारा जो हम एंगल में आप यूज नहीं करते हो, पर पहले यूज किया जाता था. बिकॉज पहले ना हमें 48 49 डिग्री एंगल आते थे बनाने के लिए, तो हम डी यूज करते थे. आई हैव नेवर ड्रॉन 60 डिग्री विद द कंपास, सीरियसली. 21 स्कूल में ना मुझे याद है कभी मैंने कंपास से 60 डिग्री नहीं बनाया होगा. 90 भी वी यूज्ड टू ड्रॉ विद डी ओनली. पर आपको डी नहीं यूज करवाते हैं, आपको सारे एंगल्स विद कंपास ही ड्रॉ करवाते हैं ना. और 48 49 नहीं ड्रॉ करना आता, नहीं आता ना अब पेपर में. तो कंस्ट्रक्शन भी हट गई है. तो पेरीमीटर की जगह क्या लिखोगे? लेंथ प्लस 2r इज इक्वल टू 66. पेरीमीटर दिया हुआ है प्रोटेक्टर का, तो लेंथ ऑफ आर्क लिया है ना, फिर लेंथ ऑफ आर्क पाई आर ही हो गया ना. समझ में आ गया? पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r. इन अ सेमी सर्कल लेंथ ऑफ आर्क इज हाफ ऑफ अ सर्कमफ्रेंस. So we'll use pi r plus 2r is 66. Pi की जगह हम क्या लिख देंगे? 22/7 into r plus 2r is 66. फॉर्मूला ये यूज किया. पेरीमीटर आएगा बच्चे, पेरीमीटर लिखा हुआ है ऑफ अ प्रोटेक्टर. पेरीमीटर का मतलब है अगर इसको टेप लगानी होगी तो आपको कहा है सब जगह टेप लगाओ, तो आप उस लेंथ ऑफ आर्क पे भी लगाओगे, नीचे जो साइड होती है उस पर भी लगाओगे. हाँ हाँ
1.83। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 22r प्लस 14r/7 इज इक्वल टू 66। क्या 7 आएगा? अभी भी 36 आ रहा है। क्या हो गया? 0 पॉइंट ना, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रखा था। फ्रैक्शन देख सही आ रही है कि नहीं, इसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 4, दिस इज नॉट 4 ऑफ कोर्स, 66 है ना, तो 6 पे चला जाएगा, 6 से और 11 से। तो रेडियस विल बी 77/6। हाँ जी, देखने में जितना इजी लगता है, पेरीमीटर बार बार बोल रही हूँ, लेंथ ऑफ आर्क और पेरीमीटर डिफरेंट होते हैं। सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है, आर्क का पेरीमीटर होता है, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क इंक्लूडेड होती है। क्लियर हो गया? मैं सच में क्वेश्चन करवाने वाली नहीं थी, पता नहीं क्यों मैंने करवा दिया क्लास में, और अच्छा किया, तो तुम्हारा ये हाल है। नेक्स्ट लिखो। ये भी हो गया। अच्छा, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो पहले ये वाला करो। हो गया ये वाला? दिस वन जो मैं करवाना चाहती हूँ ना, वो डिफिकल्ट वाला होगा, बट दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बीइंग डन। ठीक है, ये वाला ये करना है। A chord of length 10 centimeter divides a circle of radius 5√2 centimeter in 2 segments. Find the area of minor segment. ये ना एक्चुअल बोर्ड में आया हुआ है, पर नॉट इन योर रीजन। आपका रीजन नहीं था, किसी और रीजन में आया होगा। सीबीएसई का एक्चुअल क्वेश्चन है, बट एक फॉरेन कैटेगरी होती है, उसमें फॉरेन कैटेगरी वाले में आए। इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली फर्क होता है, बताया ना। रीजन वाइज फर्क होता है, ये नॉर्दर्न रीजन है तो यहाँ पे जोन वाइज फर्क होता है। पेपर 4 सेट्स आते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और दिल्ली इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली फर्क होता है ना। सीबीएसई की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे सेट दिखेंगे। आपके वाले सेट में जो यहाँ वाला रीजन है वहां के क्वेश्चन आते हैं, और इनसाइड दिल्ली सच में मुश्किल होता है आपके साथ, तो आपसे कंपेयर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। अ लेंथ ऑफ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर। मैंने ना क्वेश्चन करवाया था हर एक फॉर्म में कि कॉर्ड की लेंथ दी जा रही है और सर्कल की रेडियस दी हुई है। नाउ दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कॉर्ड की लेंथ दी जाए, जब भी ऐसा होगा कॉर्ड की लेंथ दी जाएगी, सेंटर एंगल नहीं होगा, और सेगमेंट का या किसी का भी एरिया पूछा हुआ है। सेगमेंट का एरिया आप तब निकाल सकते हो जब सेंट्रल एंगल क्या हो, सेगमेंट का एरिया निकालना है। लिखो इन स्टेप्स को। अगर आपने सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो वो तभी होगा जब सेंट्रल एंगल क्या हो, 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 45, 90, 120। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? ये तो आपको पता करना है ये सेंट्रल एंगल है कौन सा इनमें से, क्योंकि सेगमेंट कहाँ है। मान लो सेक्टर जी कहाँ होता, तो कैन यू फाइंड आउट ये सेंट्रल एंगल कैसा होगा जब आपको तीनों साइड्स दी जाए ना ट्रायंगल की। ट्राई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, दीज टू एंगल्स, दीज टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, ये 10 सेंटीमीटर है, 5√2। सो इफ आई टेक ओ ए अपॉन ए बी, तो यहाँ पे थीटा लिया, क्या बन जाएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ गई? ओ ए की वैल्यू क्या है, 5√2, ए बी कितना है, 10, साइन थीटा। अब ये मैंने बहुत मुश्किल वाला लिया है, 1/√2। वैसे भी आप क्या ले सकते हो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल। अगर आप इसमें tan थीटा ही लेकर चल लेते हो, 1 आ जाएगा।
तो ये एंगल क्या आ गए 45, 45 एंड दिस इज 90 डिग्री। कैसे कुछ शो तो करोगे ना, चीटिंग नहीं की हुई, कैसे बताओगे? बिल्कुल वो भी लगा सकते। आपको बस ये शो करना है कि आपने सेंट्रल एंगल क्या लिया है। ये अगर एमसीक्यू होगा फिर जो मर्जी दिमाग में कर, अगर एमसीक्यू नहीं है वो शो करना होगा, अदरवाइज सच में कैसे चीटिंग केस बन जाएगा कैसे भाई। तो टीचर भी कट, जो एग्जामिनर है वो मार्क्स कट करेगा ही करेगा। समझ में आ गया? कितना क्लियर है? यहाँ पर आपको एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकालना था, सेंट्रल एंगल नहीं गिवन है। मैंने आपको कहा था ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि कॉर्ड दी जाएगी, रेडियस ना दी जाए और सेंट्रल एंगल दिया जाए, तो आपने क्या करना है, उसे यूज करना है टू फाइंड द एंगल्स ऑफ द और द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चे इसमें पता क्या दिया हुआ है तुम्हें ना, सेंट्रल एंगल दिया नहीं हुआ। तुम्हें कहा है चल तुम्हें ये चीज दी हुई है कि रेडियस 5√2 है, कॉर्ड की लेंथ 10 है, और ये जो सेगमेंट बना रहे हैं ना इसका एरिया निकालो माइनस सेगमेंट। ठीक है ना? अब तुम कैसे निकालोगे माइनस सेगमेंट का एरिया? तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना? सेक्टर के लिए तुम्हें चाहिए सेंट्रल एंगल, तुम्हारे पास तो वो है नहीं, रेडियस तुम्हारे पास है, बट व्हाट यू हैव इज कॉर्ड। तो फ्रॉम नाउ दीस, आपको इन दोनों को यूज करके ना ये एंगल निकालना। ठीक है? या तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो या पाइथागोरस यूज करो। और एक दिमाग और लगाओ कि जब सेगमेंट का पूछा जाता है ना एरिया, तो सेंट्रल एंगल 45, 30, 60, 90 यही सब हो सकते हैं। तो आप कौन से वाला एंगल यहाँ फिट करोगे? तो ट्रिग्नोमेट्री यूज की हमने, ये भी 5√2 है, इसको थीटा ले लिया, tan थीटा किसके इक्वल हुआ, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan थीटा किसके इक्वल हुआ 1, और tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 कब होता है 45 से, हाँ साइन बेटा होता है 90 पर। सो दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45, ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये आपका सेंट्रल एंगल क्या आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप एक, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये सॉल्व कर सकते हो, हाँ किसका मेन एंगल निकालना था, उसके बाद सॉल्व करना, एज अ होमवर्क लेना, वरना अभी क्लास में मैं जरूर करवाती। ठीक है, हाँ ये वाला लिख लो, बिकॉज आई वांट कि ये चैप्टर खत्म करके ना मैं नेक्स्ट हफ्ता स्टार्ट कर दूं। दिस इज द फिगर गिवन टू यू, एरिया भी है और पेरीमीटर है, पेरीमीटर है बेटा, एरिया नहीं है, पेरीमीटर है। मैंने कहा था ना क्वेश्चन को ध्यान रखा था, करवाया तो होगा ही क्योंकि टुगेदर में दिया हुआ है, तो तुम्हारी टीचर टुगेदर फॉलो कर रही है। इतना दिमाग लगा रही हो ना, सच्ची कह रही हूँ, राघव मार्क्स लेकर आओ उसमें। कॉम्पिटिशन होगा तुझे कोई नहीं हरा सकता, सच में कह रही हूँ, तू कर लेगा, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में तो मार्क आए, 10th में मार्क्स चाहिए सब्जेक्टिव में, 11th 12th कॉम्पिटिशन तेरा सॉर्टेड है, तू कर लेगा आराम से। ठीक है ना, अगर लॉजिक ऐसे ही रखेगा अपना। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्टर ओ ए पी विद सेंटर ओ, सेक्टर ओ ए पी सेक्टर ऑफ द सर्कल है, सेंट्रल एंगल थीटा है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। ठीक है, ए बी इज द टेंजेंट ऑल्सो, टेंजेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। वैसे भी अगर ए बी परपेंडिकुलर टू ए है तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, सो दिस रूल से ए बी टेंजेंट ही हुई। ठीक है, मीट्स ओपी प्रोड्यूस्ड एट बी, आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द पेरीमीटर, एरिया नहीं पूछा हुआ, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, इज इक्वल टू, आर बाहर लिखा है, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस पाई थीटा, देखने में क्वेश्चन मुश्किल है, उतना है नहीं, पाई थीटा बाय 180 डिग्री -1। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें सिर्फ इतना समझ लो, पेरीमीटर निकालना है तो ये वाला पोर्शन लोगे, टेक दिस वन एंड दिस। क्लियर हो गया?
कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। कल पेपर भी आपका डिस्कस हो जाएगा, प्लस सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा।